नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बोकारो से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां जिम से निकलते हुए युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। धारदार हथियारों से युवक पर हमला किया गया और हमले में घायल युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। देखिए, बदमाशों ने सोने की चेन भी लूट ली है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। 8 से 10 बदमाशों ने घात लगाकर हमला किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। घायल युवक ने बताया कि जिम में धर्म विरोधी गाना बजाया जा रहा था, जिसका उसने विरोध किया था। ये जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से एक युवक पर इतने सारे लोग घात लगाकर बैठे हुए थे, जो कि अचानक से वार करते हैं। ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं। युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। अब युवक का कहना है कि जिम में धर्म विरोधी गाना बज रहा था, जिसका विरोध किया उसने। कई युवकों की ओर से उससे मारपीट की गई और ये जिम के बाहर की संभवतः तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरीके से जिम के बाहर युवक की पिटाई की गई। युवक का कहना है कि धर्म विरोधी वहां पर गाने जिम के अंदर चलाए जा रहे थे, जिसका उसने विरोध किया था और धारदार हथियारों से युवक पर हमला किया गया है। आपको इस मामले में बयान सुनवाते हैं। उस बात को लेके मैं पूछता हूँ कि म्यूजिक क्यों बंद किया गया, तो बोलते हैं कि हम नहीं बजाने देंगे तुमको आना। तो उस बात पे थोड़ी बहुत बहस होती है। फिर उन्होंने कॉल किया और भी 10 से 11 लड़के हथियार के साथ रॉड, कुल्हाड़ी और पिस्टल के साथ वहां पहुंचते हैं और मैं जैसे ही जिम से बाहर निकलता हूं, मुझ पे ताबड़तोड़ वार करने की कोशिश करते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बोकारो से मृत्युंजय जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, सबसे पहले तो ये घटना क्या है, पूरी विस्तार से बताइएगा, और क्या इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई हुई है? ये घटना जो है चास थाना क्षेत्र के नंदवा स्थान की है। जिम में एक हर्ष कुमार पांडे जो जिम करने के लिए जाते हैं, 2-3 दिन पहले जब वह मोटिवेशन गाना बजा रहे थे, उसी दौरान जो कुछ युवक आते हैं और धार्मिक भड़काऊ गाना बजाने का काम करते हैं, जिसका वो विरोध करता है। उसके बाद उस दिन कुछ नहीं हुआ। 1 मई की शाम को जब फिर से वो मोटिवेशन गाना बजा रहा था, उसी दौरान युवक आया, उसके मोबाइल को खोल दिया। उसी दौरान बहस हुई। उसके बाद जब जैसे ही वो निकला, उसके साथ मारपीट की गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो 10 से 12 की संख्या में जो युवक हैं, इस पर टूट पड़ते हैं, लाठी डंडे के साथ मारपीट करते हैं। उसके बाद वह थाने में जाता है, इसकी लिखित शिकायत देता है, उसका मेडिकल भी होता है। हम कह सकते हैं कि जो मामला जिस तरह से सामने आया है, जिस तरह से युवक आरोप लगा रहा है, पुलिस की जांच जरूर होनी चाहिए कि क्या इस तरह से जिम में इस तरह की बातें होनी चाहिए, क्योंकि यह मामला कहीं ना कहीं जो है सांप्रदायिक रंग भी दिया जा सकता है। इसके लिए पुलिस को तुरंत एक्टिव होना होगा और जो पीड़ित है उसका बयान लेके जो मामले में शिकायत दी गई है, FIR करवाई गई है अब तक? देखिए, FIR दर्ज करा दी गई है। पुलिस के तरफ से मेडिकल के लिए भी जो है वो कराया गया है। हम कह सकते हैं कि पुलिस जरूर इस पर काम कर रही होगी, क्योंकि सीसीटीवी में सभी लोग पहचान में आएंगे। लेकिन जिस प्रकार से मामला सामने आया, कहीं ना कहीं गंभीर है। पुलिस को तत्काल इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी मामला है, इसका पटापेक्ष करना चाहिए और आरोपियों को जो है जो कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर आपके सामने चाईबासा से रखने जा रहे हैं, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी की खबर है। चक्रधरपुर बड़ा बॉम्बो स्टेशन के बीच में यह घटना हुई है। राउरकेला से हावड़ा जा रही थी ट्रेन। असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर पत्थर फेंके। यात्रियों में दहशत और डर का माहौल दिखा। किसी यात्री या डिब्बे को नुकसान नहीं। घटना के बाद ट्रेन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। RPF की टीम जांच में जुटी हुई है। मामले की पड़ताल जारी है और ये पहली दफा नहीं है जब वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया हो। इससे पहले भी टारगेट किया गया है। देखिए, इस मामले में अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। RPF की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रुपेश प्रधान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, क्या इस मामले में अब तक किसी की भी पहचान हो पाई है? अभी तक इस मामले में RPF द्वारा जो जांच पड़ताल की जा रही है और उस असामाजिक तत्वों को पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसमें किसी की गिरफ्तारी या पहचान नहीं हो पाई है।
और इस मामले में अगर बात करें तो पहले भी इस रूट पर कई बार इस तरह की पत्थरबाजी की घटनाएं हो चुकी है। इसमें एक तो असामाजिक तत्वों की शरारत नजर आ रही है, एक मुख्य कारण। दूसरा, आधिकारिक तौर पर कोई अधिकारी ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ आशंका ये भी जताई जा रही है कि इस रूट में अगर हम चक्रधरपुर रेल मंडल की बात करें तो ट्रेनों की लेट लतीफी और जो यात्री ट्रेनों जैसे पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करने की अधिक समस्या यहाँ आ रही है। रेल मंडल द्वारा कई बार यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया जा रहा है। तो इसके पीछे ये कारण भी एक हो सकता है कि लोगों का आक्रोश के कारण कुछ असामाजिक तत्व या लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये भी ये आधिकारिक तौर पर कोई अधिकारी इस बारे में नहीं मानेंगे, लेकिन जो चर्चा है, लोगों के बीच चर्चा है, कई लोग ये बात भी कहते हैं कि लोगों में, क्षेत्र के लोगों में, और छोटे छोटे स्टेशनों की अगर बात करें तो वे पैसेंजर ट्रेनों पर ही निर्भर रहते हैं, और पैसेंजर ट्रेनों को जब रद्द कर दिया जाता है तो उससे क्षेत्र के लोगों में आक्रोश बढ़ता है। पैसेंजर ट्रेन काफी लेट लतीफ चल रहे हैं, उसको लेकर भी आक्रोश तो बढ़ता है, क्योंकि चक्रधरपुर से राउरकेला या जांच होनी चाहिए और जो भी ये घटना हुई है वो साफ भी होना चाहिए कि कौन से ये लोग हैं जो टारगेट कर रहे हैं ट्रेनों को। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर अब धनबाद से आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां पर बीसीसीएल मुनी डी कोल वाशरी में बड़ा हादसा हो गया। सैलरी ढहने से 4 मजदूरों की मौत हो गई है। देखिए, लोडिंग के दौरान 40 फीट ऊंची सैलरी गिरी, दबकर मजदूर की मौके पर जान चली गई। घटना के बाद शव रखकर प्रदर्शन किया गया। देर रात तक वहां पर हंगामा चलते रहा। वार्ता, हंगामा, अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर देखने को मिला। अधिकारियों, यूनियन व परिजनों की बैठक भी कराई गई। मृतकों के आश्रितों को 20-20 लाख का मुआवजा देने की बात हुई है। आश्रित को नौकरी का भी बीसीसीएल ने भरोसा दे दिया है और अंतिम संस्कार के लिए 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। एक बड़ा हादसा हुआ धनबाद से, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां बीसीसीएल मुनी डी कोल वाशरी में हादसा हो गया और सैलरी ढहने की वजह से 4 मजदूरों की जान गई है। देर रात तक हंगामा वहां पर चलता रहा, जिसके बाद बीसीसीएल की तरफ से कुछ भरोसे दिए गए, आश्रितों को नौकरी देने की बात कही गई, अंतिम संस्कार के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक मदद और इसके साथ साथ मृतकों के आश्रितों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर बोकारो से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर बीएस सिटी थाना क्षेत्र में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया और यह हादसा होते होते टला है। सेक्टर 1 में HSCL क्लब के पास तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर गड्ढे में जा गिरी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार पहले सड़क किनारे एक दुकान का ढांचा तोड़ते हुए आगे बढ़ती है और फिर गड्ढे में जा समाती है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एयर बैग खुलने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया है। घटना के बाद कार सवार लोग मौके से फरार हो गए और सूचना के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। और अगली खबर गढ़वा से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर अकलवानी गांव में NHAI की 4 लेन परियोजना के स्टाफ कैंप में शनिवार देर रात भीषण आग लगने की जानकारी। शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी। तेज हवा के कारण तेजी से आग फैलती चली गई। 4 क्वार्टर को अपनी चपेट में ले लिया और एस्बेस्ट और थर्मोकोल की वजह से आग और ज्यादा भड़क गई, जिससे कि करीब 100 स्टाफ के रहने का सामान, कपड़े और नकदी सहित सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। हादसे में 2 लोग जख्मी भी हैं, जिनका इलाज मेराल CSC में जारी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब ये आग फैली, बताया जा रहा है कि 4 क्वार्टर को अपनी चपेट में ले लिया। 4 लेन परियोजना के स्टाफ कैंप में आग लगी और शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग वहां पर लगी और ये आग काफी तेजी से फैली। सर्किट शॉर्ट हो गया था इसमें और शॉर्ट हो गया था सर्किट, तो वो जो है उसकी वजह से इसमें आग फैल गई। हवा भी थोड़ी तेज़ थी तो उसके कारण ये थोड़ा कम होता, लेकिन हवा के चलते ये पूरा 3-4 ब्लॉक हमारे ख़त्म हो गए इसमें। और फिर हम उसी दरमियान फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन किए तो समय से फायर ब्रिगेड भी आ गई, तो जो आग जल रही थी उस पर काबू पा लिया था समय। हम लोग अपना जान बचा के बाहर निकलने का, बैग निकालने का अपना जान बचावे। क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो सारा आइटम था हम लोग का रूम में, अब क्या बतावे। मोबाइल था, चार्जर था, पैसा कोई रखते थे इमरजेंसी, आधार कार्ड, ये सब पेन कार्ड सब जल के राख हो गया। जैसे हम अंदर घुसे ना सर,
तो पूरा गैस मारने लगा, कपड़ा लता वो निकालेंगे। हम लोग काम कर रहा था मेस में, रोटी, हाँ मेस में काम कर रहा था। हम बोला आग लग गया, रूम आग लग गया, दौड़ के आए, पानी मार रहा था और गैस से वहाँ से भागने पड़ा, सब सामान छोड़ दिए, सब जल के राख हो गए। और चलिए बात झारखंड के ट्रेजरी घोटाले की भी कर लेते हैं। राज्य में ट्रेजरी से अवैध निकासी घोटाले की जांच का दायरा लगातार बढ़ते चला जा रहा है। महालेखाकार ने 12 और ट्रेजरी में गड़बड़ी की जानकारी राज्य सरकार को दी है और इसके बाद वित्त विभाग ने जांच की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेज दिया। मंजूरी मिलते ही इन सभी ट्रेजरी की जांच शुरू होगी। बोकारो और हजारीबाग में पहले से जांच जारी है। आपको बताएं, करीब 10,000 करोड़ के इस घोटाले को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। पक्ष विपक्ष आमने सामने है। रांची से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर ट्रेजरी फर्जी वेतन घोटाले की जांच बढ़ेगी। वित्त विभाग ने 12 और ट्रेजरी जांच का प्रस्ताव भेज दिया है। सीएम मंजूरी के बाद 14 कुल ट्रेजरी की जांच होगी। महालेखाकार ने 12 ट्रेजरी में गड़बड़ी की बात कही है और बोकारो हजारीबाग में जांच पहले से जारी है। फर्जी वेतन निकासी का मामला सामने आया है। कई जिलों के ट्रेजरी जो हैं वो जांच के दायरे में है। फाइल सीएम को भेजी गई है और इस मामले की गहनता से जांच होगी, इसका भरोसा दिया जा रहा है। घोटाले की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब महालेखाकार की ओर से राज्य सरकार को 12 अन्य ट्रेजरी से अवैध निकासी की जानकारी दी गई है, जिसके बाद वित्त विभाग ने राज्य सरकार को सीधे यानी मुख्यमंत्री को 12 अन्य ट्रेजरी की जांच को लेकर प्रस्ताव भेजा है। यानी मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद आपको 12 अन्य ट्रेजरी की जांच भी शुरू हो जाएगी। बोकारो और हजारीबाग का मामला तो पहले से ही चल रहा है, उसकी जांच चल रही है। लेकिन ऐसे में समझना यह जरूरी है कि वास्तव में जिस ट्रेजरी घोटाले को आपको चारा घोटाले से 10 गुना ज़्यादा बड़ा बताया जा रहा है, यानी 10,000 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है, उसकी जांच आखिर चल रही है तो कैसे? सबसे पहले राज्य सरकार ने जो इसको लेकर जो कमेटी बनाई है, वो कमेटी लगातार इसमें गड़बड़ियां उजागर कर रही है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि कमेटी की जाँच बेहतर है और जाँच का दायरा जैसे से बढ़ रहा है, गड़बड़ियाँ और सामने आ रही है। लेकिन विपक्ष की ओर से जो कहा जा रहा है, वो बार बार ये कहा जा रहा है कि देखिए सबसे पहले इसकी जांच जो है वित्त विभाग की एक कमेटी करती है। वित्त विभाग की वही कमेटी आपको बोकारो में जो घोटाला हुआ ट्रेजरी का, वो गड़बड़ी पकड़ती है, जिसके बाद अमिताभ कौशल के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाती है और उसी कमेटी में वित्त विभाग की कमेटी का विलय कर दिया जाता है। उसके बाद राज्य सरकार जो है ये कहती है कि इसकी जांच का दायरा जो है बढ़ेगा और अब सीआईडी की जांच इसमें होगी। लेकिन विपक्ष का यह आरोप है कि सीआईडी ने अपने अधिकारियों से इसकी जांच नहीं कराकर वास्तव में झारखंड पुलिस के अधिकारियों की कोई हवाले इसकी जांच कर दी है। मतलब राज्य सरकार में जो विभाग में गड़बड़ी हुई है उसकी जांच जो है झारखंड पुलिस ही करेगी। ऐसे में विपक्ष बार बार निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष ये बार बार कह रहा है कि पूर्ववर्ती सरकार में गड़बड़ियां आज की नहीं है, पूर्ववर्ती सरकार में ही गड़बड़ियों का दौर जारी था और अब इस सरकार में लगातार गड़बड़ियाँ पकड़ी जा रही हैं और जो भी जाँच टीम जाँच कर रही है गड़बड़ियों को उजागर कर रही है। ऐसे में वास्तव में जो ये घोटाले का जो राक्षस है कितना बड़ा चेहरा लेकर सामने आता है, इस पर सबकी नजर है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। तो वहीं राज्य में ट्रेजरी घोटाले को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। जेएमएम ने इसके लिए पहले की सरकारों को जिम्मेदार बताते हुए दोषियों पर कार्रवाई और राशि की वसूली की मांग की है। तो वहीं बीजेपी ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। देखिए, जिस जिले में भी ये जानकारी या संज्ञान में आ जाए कि फर्जी ढंग से, अवैध ढंग से वेतन निकासी हुई है या घोटाले हुए हैं, निश्चित तौर पर कोई कोताही नहीं बरतेगी सरकार। समुचित जांच होगा, दोषी जेल जाएंगे और उनसे पैसे वसूल किए जाएंगे। ये हेमंत सोरेन की सरकार है। हम इस तरह की हरकत कदापि बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, अब पूर्ववर्ती सरकार के समय से ये चला आ रहा है, कौन उसके सरपरस्त थे, कौन उसके संरक्षण करते थे और कैसे इस तरह के घोटाले की शुरुआत हुई। देखिए, हमारा मानना है कि सरकार इस जांच को दफनाने की कोशिश में है, तभी वो एसआईटी और समिति खेल रही है। कभी वित्त विभाग की समिति जांच करती है, कभी उत्पाद सचिव के नेतृत्व में एसआईटी जांच करती है, फिर सीआईडी को जांच दी जाती है और सीआईडी क्या करती है
कि फिर पुलिस के आईजी मानवाधिकार के नेतृत्व में समिति बना देती है। अब आप सोचे, पुलिस के आईजी, झारखंड पुलिस के आईजी कैसे अपने अधीन अधिकारियों का जांच करेंगे? ये जांच को तो आइडियली सीबीआई और ईडी को देना चाहिए था। और वहीं जेपीएससी की ओर से ली गई हाल की परीक्षाओं में गड़बड़ी पर सियासत भी तेज हो गई है। राज्यपाल के निर्देश के बाद कार्रवाई की बात भी सामने आई है। जेएमएम ने आयोग का बचाव करते हुए निष्पक्ष जांच की बात कही, जबकि बीजेपी ने परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पत्र जारी नहीं भी होता तो जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी और सरकार का कदम उस ओर बढ़ चुका था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जेपीएससी में कोई घोटाले नहीं हुए हैं, अनियमितता नहीं हुई है। हाँ, त्रुटि हुई थी और त्रुटि आगे ना हो, भविष्य में इस तरह की त्रुटि दोबारा ना आए सामने, इसके लिए जो दोषी हैं, जिसने भी लापरवाही किया उस पर कार्रवाई करेगी सरकार। जब सरकार की गजब कहानी है साहब, देखिए जैसा सरकार वैसे ही सरकार की संस्थाएं काम कर रही हैं। जेपीएससी ने जो आइडियल आंसर शीट अपलोड किया उसमें इतनी ज़्यादा त्रुटियां थी कि इसमें ज़्यादा हंगामा हो गया। फिर बाद में जेपीएससी को अपने आंसर शीट्स को जो इन्होंने मॉडल किया था अपलोड, उसको सुधारना पड़ा। लेकिन ये कैसी बात है साहब कि आप जो परीक्षार्थी हैं उनमें भ्रम फैला रहे हैं। आप गलत अगर आंसर को अपलोड करेंगे तो क्या मैसेज जाएगा? बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा घालमेल की हमें आशंका है। लोक भवन ने इस पर संज्ञान लिया, हमें उम्मीद है कि जेपीएससी चेतेगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। झारखंड में नीट यूजी परीक्षा आज, और इसको आयोजित करने के लिए सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। देखिए, दोपहर 2 बजे से ये पेपर शुरू होगा, जो कि 5:20 तक चलेगा। रांची में 21, जमशेदपुर में 19 केंद्र तैयार कर दिए गए हैं, जहां पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम है। केंद्रों पर धारा 144 लागू है। बायोमेट्रिक उपस्थिति, सख्त जांच की व्यवस्था है। सुबह 11 से लेकर 1:30 बजे तक एंट्री अनिवार्य बताई जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें, एडमिट कार्ड, फोटो आईडी जरूरी होगा। अगर आप इस एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। और सुबह 11 से लेकर 1:30 बजे तक की एंट्री है, जबकि ये एग्जाम 2 बजे से शुरू होगा, 5:20 तक चलेगा। नीट यूजी परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। कड़े सुरक्षा के इंतजाम है। केंद्रों पर धारा 144 लागू है। रांची में 21 केंद्र हैं। जमशेदपुर में 19 सेंटर तैयार किए गए हैं। सभी सेंटर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। बायोमेट्रिक उपस्थिति और सख्त जांच व्यवस्था है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि सुबह 11 से लेकर 1:30 बजे तक की एंट्री रखी गई है, क्योंकि 2 बजे से ये एग्जाम शुरू होने वाला है। ऐसे में अगर आप भी इस एग्जाम को देने के लिए जा रहे हैं तो ये जरूरी जानकारी जान लीजिए। आपको 11 से 1:30 बजे के बीच में एंट्री करनी है। एडमिट कार्ड, फोटो आईडी जरूरी होगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। और चाईबासा की परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की परीक्षा कदाचार मुक्त माहौल में संचालन को लेकर पुलिस प्रशासन सक्रिय है। एसडीओ, एसडीपीओ ने अन्य अधिकारियों के साथ शहर की कई होटल्स, लॉजों का निरीक्षण किया। मौके पर अधिकारियों ने लॉज और होटल के रजिस्टर की जांच भी की है और सीसीटीवी को भी खंगाला है। और देखिए, गैंगस्टर अखिलेश सिंह के गुरु विक्रम शर्मा की देहरादून में हत्या के बाद उनके कथित आपराधिक नेटवर्क में बदलाव की चर्चा तेज हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक जेल में बंद अखिलेश सिंह के रियल एस्टेट और कारोबार की जिम्मेदारी अब अशोक सिंह उर्फ राघव को सौंपी जा सकती है। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम, नोएडा, वाराणसी जैसे शहरों में फैले इस कथित नेटवर्क को अब नए लोगों के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। इधर पुलिस ने इस पूरे मामले पर नजर रखते हुए विशेष टीम गठित की है। नेटवर्क से जुड़े हुए लोगों की पहचान की जा रही है, गतिविधियों की जांच की जा रही है। डॉन अखिलेश सिंह के गुरु विक्रम शर्मा की देहरादून में हत्या कर दी गई और उसके बाद डॉन अखिलेश सिंह के साम्राज्य को चलाने की एक बड़ी चुनौती बनते जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक बातें सामने आ रही है कि इस पूरे साम्राज्य को चलाने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी अशोक सिंह उर्फ राघव को दी जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि अशोक सिंह राघव डॉन अखिलेश सिंह के काफी करीबी है और उसी को लेकर डॉन अखिलेश सिंह की जो पूरा साम्राज्य है उसकी जिम्मेवारी राघव को मिलने जा रही है। हालांकि अभी भी बता दूं कि दुमका जेल पर डॉन अखिलेश सिंह जेल में बंद है और उनके जो पूरा ये संपत्ति है करोड़ों अरबों का, ये सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं
पूरे देश के कई राज्यों में इनका साम्राज्य है और उसकी संभालने की जिम्मेवारी अब राघव को दी जा रही है। हालांकि अब देखना यह है कि राघव इस पूरी जिम्मेवारी को किस तरह निभाते हैं, मगर दूसरी तरफ जिला पुलिस ने भी पैनी नजर रखी हुई है कि इस तरह के बड़े राज्य जो इनका साम्राज्य है उनको संभालने को लेकर राघव कहीं गलत तरीके से इसे ना बढ़ावा दे सके, उसको लेकर जिला प्रशासन ने भी पूरी पैनी नजर रखी है। मगर अब देखना यह है कि डॉन अखिलेश सिंह का साम्राज्य अशोक सिंह उर्फ राघव किस तरह संभालते हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।